हेलो फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण पढ़ने वाले हैं। आज हम पर्यावरण की फर्स्ट क्लास करने वाले हैं। ये वीडियो जो है वो सभी टेट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, चाहे वो सी टेट हो, MP टेट हो, UP टेट हो या रीट हो, किसी के भी लिए ज़रूरी है, जिसमें ये चैप्टर आता है खेल और कार्य। स्पेशली MP टेट के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हम पढ़ते हैं खेल और कार्य। खेल क्या होता है? बेसिकली खेल तो हमने अपने बचपन में खेले ही होते हैं। सभी अपने बचपन में खेल खेलते हैं। तो खेल से क्या होता है? हम अपने बचपन में खेल खेलते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में फुर्ती आ जाती है, आनंद की। मतलब बच्चों को खेल खेलना इतना पसंद होता है ना, उन्हें इतना आनंद आता है उसमें, तो हमें इसमें आनंद की अनुभूति होती है। और बच्चे इतने एक्टिव होते हैं खेल खेलने के लिए, तो इससे क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। क्या होती है? ऊर्जा मिलती है, और इससे उनका शरीर स्वस्थ और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। तो हम पढ़ते हैं खेल। यह हमारे शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ व मजबूत बनाता है। खेल क्या करता है? हमारे शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ और मजबूत बनाता है, जिससे शरीर में स्फूर्ति और आनंद व ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे हमारे शरीर, खेल से क्या होता है, हमारे शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, हमें आनंद की अनुभूति होती है। मतलब बच्चों को इतना आनंद आता है ना खेल खेलने में, बहुत ज़्यादा। हम बड़ों को भी आता है। अभी कोई भी खेल हो, खेलने लगो तो आनंद तो आता ही है, और कैसा, ऊर्जा भी प्राप्त होती है। इससे ना हमारे शरीर का मतलब बिल्कुल शरीर स्वस्थ रहता है। हम स्वस्थ रखने के लिए भी, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी खेल खेलते हैं। खेल किस किस पर प्रभाव डालता है? भौतिक मतलब फिजिकल पर, हमारे फिजिकल पर भी प्रभाव डालता है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ सुडौल बनता है। खेल के द्वारा हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, एकदम मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। भावनात्मक रूप से हमें मजबूत बनाता है। खेल क्या करता है? भावनात्मक रूप से हमें मजबूत बनाता है, मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, और सामाजिक प्रतिष्ठा भी देता है। जब खेल ज़्यादा अच्छा खेलने लगते हैं, स्टेट लेवल पर खेलते हैं, नेशनल लेवल पर खेलते हैं, तो क्या करता है, सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। खेल हमें क्या करता है? सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है, मानसिक रूप से दृढ़ बनाता है हमें मतलब कमज़ोर नहीं पड़ने देता है। इससे हम मानसिक रूप से दृढ़ हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से दृढ़ हो जाते हैं। जैसे कोई बालक है और उसने 10th का पेपर दिया और उसके घर वालों ने बोला कि नहीं, 95% तुम्हारी बननी ही चाहिए, कैसे भी करके बनाओ, 95% बननी चाहिए। तो बच्चे पर इतना दबाव होता है ना, बहुत ज़्यादा। और जब उसकी 95% नहीं बनती है तो घर वाले बोलते हैं, क्या पढ़ा, 95% नहीं बना पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। तो वो इतना डिप्रेस्ड हो जाता है ना कि वो गलत कदम उठाने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा माइंडली डिप्रेस्ड हो जाता है। परंतु जब वो खेल हमें ये सिखाता है कि हार जीत तो होती रहती है। नॉर्मली सबके जीवन में हार जीत होती है। कभी हम हारते हैं, जैसे आज हमने गेम खेला, आज हम जीत गए, अगले दिन फिर खेला तो हम हार गए, फिर अगले दिन खेला तो हम फिर से जीत गए। तो इसलिए खेल हमें क्या सिखाता है? हार जीत करना, एक्सेप्ट करना सिखाता है हमें खेल। हम आगे पढ़ते हैं खेल की कुछ प्रमुख परिभाषाएं। खेल की कुछ प्रमुख परिभाषाएं। खेल की कुछ विद्वान लोगों ने खेल की कुछ परिभाषाएं दी हैं। उन्होंने बताया खेल कैसा होता है और क्या होता है। तो फर्स्ट परिभाषा, क्रियात्मक गतिविधियों के व्यक्त करने के लिए, क्रियात्मक गतिविधियों को व्यक्त करने के लिए खेल की अहम भूमिका रहती है। क्रियात्मक गतिविधियों को व्यक्त करने के लिए खेल की अहम भूमिका रहती है। ये किसने कहा है? TP नन ने। किसने कहा है? TP नन के अनुसार। अब TP नन ने कहा हमें इसे याद करना, और ये हमें याद नहीं हो रहा है, तो TP को हम किस में बदल लेंगे? PT में। किस में बदल लेंगे? PT में। अब PT क्या होती है? PT क्या होती है? क्रियात्मक, जो क्रियात्मक गतिविधि होती है ना, जिसमें हम क्रियाएं करते हैं, उछल कूद करते हैं, ऐसे हाथ करते हैं, वैसे हाथ करते हैं, तो ये क्या होता है? PT में करते हैं। तो PT कैसी होती है? क्रियात्मक गतिविधि होती है। तो हम इससे याद कर लेंगे, TP को PT बनाकर इसे कोरिलेट कर लेंगे, क्या, किससे? क्रियात्मक गतिविधि से। फिर हम आगे चलते हैं। दूसरी परिभाषा किसने दी है? दूसरी परिभाषा दी है स्टर्न के अनुसार। स्टर्न ने क्या कहा है? खेल स्वयं
और स्वेच्छा के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। खेल स्वयं और स्वेच्छा के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। इसमें से ले लो, इसमें भी और इसमें भी, ये इसके मूल और कीवर्ड हैं, स्वयं और स्वेच्छा। तो इससे हम इसे कोरिलेट कर लेंगे कि स्टर ने क्या कहा है, स्वयं और स्वेच्छा। स्टर ने क्या कहा है, स्वयं और स्वेच्छा। खेल स्वयं और स्वेच्छा के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। ये किसने कहा है, स्टर ने कहा है। किसने कहा है, स्टर ने कहा है। आगे की परिभाषा पढ़ते हैं। अब कौन की परिभाषा है, ड्रेवर की, जेम्स ड्रेवर। ड्रेवर के अनुसार, ड्रेवर ने क्या कहा है, खेल एक शारीरिक और मानसिक क्रिया है। ड्रेवर ने क्या कहा है, खेल एक शारीरिक और मानसिक क्रिया है। नंबर 4 परिभाषा किसकी है, क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, हम पढ़ते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा है, खेल बालक की संपूर्ण रुचि और ध्यान को केंद्रित कर लेता है। खेल क्या करता है, बालक की संपूर्ण रुचि और ध्यान को केंद्रित कर लेता है। ध्यान केंद्रित करना मतलब खेल के द्वारा हमारा माइंड एकदम फोकस, मतलब उसी पर फोकस रहता है। खेल मतलब हमारे दिमाग को एकाग्र करने में की शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम खेल के साथ साथ और भी चीज़ों में अपना ध्यान एकाग्रित करने की शक्ति हमें प्रदान कर देगा खेल। तो हम किसी भी चीज़ में जो भी काम करेंगे उसमें एकाग्रचित होकर ही काम करेंगे, ये हमें खेल सिखा देता है। तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, खेल बालक की संपूर्ण रुचि और ध्यान केंद्रित कर लेता है। अब पढ़ेंगे खेल के गुण और महत्व। खेल के गुण और महत्व, व्यक्तित्व का चौमुखी विकास करता है। खेल क्या करता है, चौमुखी विकास करता है। अभी मैंने आपको बताया था ना, भौतिक विकास करता है, भावनात्मक विकास करता है, मानसिक विकास करता है, सामाजिक विकास करता है। यही तो हमारा व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व का चौमुखी विकास करता है। क्या करता है, चौमुखी विकास करता है। नंबर 2 मनोरंजन और शरीर में स्फूर्ति देता है। क्या करता है, मनोरंजन, हमें मनोरंजन प्रदान करता है और शरीर में जो स्फूर्ति होती है हमारी स्फूर्ति को बढ़ाता है, हमें एक्टिवेट बनाता है, एकदम तंदुरुस्त बना देता है खेल, जिससे हम किसी भी कार्य को आराम से कर सकते हैं। हमारा दिमाग मतलब बिल्कुल शांत हो जाता है ना खेल कर, तो हम किसी भी काम में फोकस करेंगे ना तो बहुत अच्छे से कर सकेंगे। टीम भावना का विकास करता है। किसका करता है, टीम भावना का विकास करता है। खेल में हमारी टीम भावना विकसित होती है। जैसे हम सामूहिक रूप से कोई खेल खेल रहे हैं, जैसे हम फुटबॉल ही खेल रहे हैं तो हम सामूहिक रूप से खेल रहे हैं, तो इन खिलाड़ी जो एक टीम में खेल रहे हैं, एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी का सहयोग करना पड़ता है, टीम भावना रखनी पड़ती है। बेशक उनमें आपसी तनाव हो, एक दूसरे की बात पर एग्री ना करते हो, पर एक टीम में होने पर वे एक दूसरे की बात को समझते हैं और एकदम टीम भावना जैसा काम करते हैं। फिर कठिन परिस्थितियों से निपटना। खेल हमें कठिन परिस्थितियों से निपटना भी सिखाता है और संयम की भावना का विकास करता है। कठिन परिस्थितियों में हमें संयम बनाए रखने की भावना का विकास करता है। जैसे हम कभी हार जाते हैं या कोई प्रॉब्लम पड़ जाती है, जैसे हम हार गए आज खेल में, तो खेल हमें क्या सिखाता है, जैसे आज हम हारे हैं तो कल हम जीत भी जाएंगे। इससे हमें क्या आ जाता है, संयम आ जाता है। इससे हमें कठिन परिस्थितियों में लड़ने में, जैसे हमारी लाइफ में कोई मुसीबत आ जाती है या कोई परेशानी हो जाती है, तो हम सोचते हैं अरे आज नहीं हुआ ये कार्य तो कल हो जाएगा। ये कौन हमें सिखाता है, खेल हमें सिखाता है। आगे चलते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, शारीरिक और मानसिक विकास करता है। ये तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि खेल क्या करता है, शारीरिक और मानसिक विकास करता है, परस्पर सहयोग की भावना प्रदान करता है, लक्ष्य की ओर समर्पित करता है, मतलब लक्ष्य के प्रति समर्पित, मतलब आज हमें ये गेम जीतना है तो जीतना है, दृढ़ विश्वास जगाता है कि बस जीतना है। जैसे हमें ये रेस पूरी करनी है तो हम पूरा फोकस क्या करेंगे, रेस पर ही करेंगे। तो वो क्या करता है, लक्ष्य के प्रति हमें समर्पित करता है। और शिशु शिक्षा में भी महत्वपूर्ण स्थान है। खेल का स्थान किसमें है, शिशु शिक्षा में। आगे पढ़ेंगे खेल और कार्य में अंतर। खेल और कार्य में क्या अंतर होता है, हम पढ़ेंगे खेल, दूसरी साइड कार्य। खेल क्या होता है,
इसका उद्देश्य मनोरंजन होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन होता है। और इसका उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता है। खेल क्या होता है? खेल जो हम मनोरंजन के लिए खेलते हैं, जिसमें हमारा कोई मतलब सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलते हैं। और जब खेल मनोरंजन के लिए न खेल कर पैसे कमाने के लिए खेला जाता है, या किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए खेला जाता है, किसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए खेला जाता है, तो वो खेल ना रहकर कार्य बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्य बन जाता है। वो खेल नहीं रहता है। तो खेल क्या होता है? इसमें सिर्फ मनोरंजन का उद्देश्य होता है। किसका उद्देश्य होता है? केवल मनोरंजन इसका उद्देश्य होता है। और इसका कार्य का उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता। इसका संबंध कल्पना जगत से होता है। किसका संबंध कल्पना जगत से होता है? खेल का संबंध कल्पना जगत से होता है। और इसका संबंध जो कार्य होता है ना, उसका संबंध कैसे होता है? वास्तविक जगत से। कैसे होता है? वास्तविक जगत से। खेल में बंधन का अनुभव नहीं होता। खेल में क्या नहीं होता? बंधन का अनुभव नहीं होता। खेल तो हम अपनी मर्जी से खेलते हैं। अगर हमें खेलना होगा तो हम खेलेंगे, हमारा मन लगेगा तब तक हम खेलेंगे। जबकि कार्य क्या होता है? उसमें बंधन होता है कि हमें ये कार्य करना ही करना है, कैसे भी करना है। और खेल क्या होता है? स्वेच्छा से खेलते हैं। आपको नहीं खेलना हो तो मत खेलिए, आपको अच्छा लगे तो खेलिए, आपका जब तक मन करे तब तक खेलिए, नहीं मन करे तो मत खेलिए। पर कार्य क्या होता है? कार्य तो करना ही करना पड़ता है, चाहे मन हो या ना हो, तब भी करना है। अब हम आगे पढ़ते हैं खेल के प्रकार। समझ में तो आ रहा ना? खेल के प्रकार। खेल के साधारणतः 2 प्रकार होते हैं। कैसे प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। खेल कितने प्रकार के होते हैं? साधारणतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक व्यक्तिक खेल होता है, एक सामूहिक खेल होता है। व्यक्तिक खेल मतलब व्यक्ति अकेले खेलता है, 2 लोग खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं। और सामूहिक खेल कैसा होता है? टीम के रूप में खेलते हैं। किसके रूप में खेलते हैं? टीम के रूप में खेलते हैं। कार्ल ग्रुस ने कहा के अनुसार, कार्ल ग्रुस ने क्या कहा है? इनके अनुसार खेल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। आइए हम देखते हैं 5 प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर 1 परीक्षणात्मक खेल, नंबर 2 गतिशील खेल, नंबर 3 रचनात्मक खेल, नंबर 4 लड़ाई खेल और नंबर 5 बौद्धिक खेल। अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। परीक्षणात्मक खेल। परीक्षणात्मक खेल क्या होता है? आप ऐसे समझिए, एक बच्चा, एक 5-6 साल का बच्चा, जब उसे हम खेलने के लिए खिलौना देते हैं, खिलौना देंगे उसे, तो पहले उसे ये नहीं पता कि इस खिलौने के कैसे चलाते हैं। उसे नहीं पता। वो पहले खिलौने को देखेगा, उसकी खींचातानी करेगा, किधर से चलेगा, कैसे चलेगा। फिर वो उसका निरीक्षण करेगा, सब उसका परीक्षण करेगा, देखेगा उसे कि वो कैसे चलेगा, क्या होगा उसमें, और फिर ऐसा होगा कि वो उसे चलाना सीख जाएगा। तो उसे कहते हैं परीक्षण करना। उसने उस खिलौने का पूरा परीक्षण कर दिया, उसे अदल बदल का इधर उधर हिला डुला के देखना, बार बार देखना, ये होता है क्या? परीक्षण। गतिशील खेल, ये भी बच्चे से समझिए। एक छोटा सा बच्चा है, जैसे 12-13 साल का बच्चा, अगर आप उसे एक जगह बिठा देंगे, वो कभी एक जगह नहीं बैठेगा, वो इधर से उधर कूदा भागी करता ही रहेगा। तो वो क्या होती है? उसकी गतिशीलता होती है। और छोटे बच्चों में बहुत स्फूर्ति होती है, बहुत फुर्ती होती है उनमें, और बहुत गतिशीलता होती है। तो ये क्या होती है? दौड़ा भागी कूदा कांदी, ये क्या होता है? काय में आता है? गतिशील खेलों में। रचनात्मक खेल। रचनात्मक खेल जैसे आपने देखा होगा, जब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आप भी कभी छोटे होंगे तो आपने रेत में खेला होगा। रेत में खेलते हैं तो क्या करते हैं? कभी उस पर पैर रख के उसके ऊपर से रेत रख लेते हैं, फिर उससे बाहर निकालते हैं तो वो घर टाइप का बन जाता है। फिर उसे मिटाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर मिटाते हैं, फिर बनाते हैं। ये क्या होता है? रचनात्मक खेल होता है। लड़ाई खेल। लड़ाई खेल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कबड्डी आती है, जूडो कराटे आते हैं, फुटबॉल आती है, ये सब हमारे कौन से आते हैं? लड़ाई खेल के अंतर्गत। और बौद्धिक खेल। बौद्धिक खेल में कौन कौन से खेल आते हैं? शतरंज हुई, चौसर हुई और लूडो वगैरह, ये सब किस में आते हैं? हमारे बौद्धिक खेल में, जिसे हम मस्तिष्क से खेलते हैं। किससे? मस्तिष्क से, बुद्धि से खेलते हैं। इस तरीके से हमारे 5 प्रकार पूरे हुए। अब हम आगे चलते हैं।
ये देखिए, शिक्षा में खेल प्रणाली। शिक्षा में खेल प्रणाली का कैसे प्रयोग करते हैं? देखो, शिक्षा में जब खेल प्रणाली सबसे पहले कौन लाया, इसके जन्मदाता किसे कहते हैं? इसका जन्मदाता हेनरी कॉल्डवेल कुक को बोला जाता है। कॉल्डवेल कुक को बोला जाता है। खेल प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? कॉल्डवेल कुक को माना जाता है। अगर ऑप्शन में ये दिया हो तो हम इसे ही टिक करेंगे। अगर ये ना दिया हो तो इसमें लिखा है पूर्ण रूपेण शिक्षा को खेल में केंद्रित बनाना। मतलब पूर्ण रूप से शिक्षा में खेल को किसने केंद्रित किया? तो किसने किया? प्रोफेसर फ्रोवेल ने। किसने किया? फ्रोवेल ने। तो हम खेल के द्वारा किन बच्चों को पढ़ा सकते हैं? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों को हम खेल में पढ़ा सकते हैं। बड़े बच्चों के लिए पढ़ा तो हम सकते हैं उन्हें, पर उस टाइप के हमारे पास साधन नहीं होते हैं, उस टाइप के उनके प्रोजेक्ट या किताबें नहीं होती हैं उससे संबंधित। इसीलिए ये सिर्फ हम प्राथमिक और उच्च प्राथमिक बच्चों पर ही प्रयोग करते हैं और इनसे अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। और इसके लिए हमने कुछ प्रमुख विधियाँ भी होती हैं। कौन कौन सी? ह्यूरिस्टिक विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि और डाल्टन प्लान विधि। अब ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? E.N. आर्मस्ट्रांग। ठीक है। और मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? ये बहुत पूछा जाता है। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। कौन? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोवेल। कौन है? फ्रोवेल। ये जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी की। किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रोवेल। और प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? किलपैक्टिस। कौन है? किलपैक्टिस। डाल्टन प्लान विधि के जन्मदाता कौन है? हेलन पार्क। कौन है? हेलन पार्क। इन सब विधियों को हम डिटेल में बाल विकास में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? बाल विकास में। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ये विधियाँ कौन सी होती हैं। ये खेल विधि हैं जिनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये कैसी विधि है? खेल विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि और डाल्टन विधि। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे? जैसे प्रमुख खेल होते हैं और खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। अब हम पढ़ते हैं खेल में खिलाड़ियों की संख्या। रग्बी फुटबॉल में 15, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11, क्रिकेट में 11, खो खो में 9, बेसबॉल में 9, जिम्नास्टिक में 8, नेटबॉल में 7, पोलो में 7, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4, लॉन टेनिस में 1-2, टेबल टेनिस में 1-2 और बैडमिंटन में 1-2। अब ये हमने लिख तो लिए, अब हमें ये याद नहीं हो रहा है तो हम कैसे याद करेंगे? सबसे पहले आप देखिए कि कौन कौन से खेल ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से खेल ज़्यादा प्रसिद्ध हैं? भाई क्रिकेट देखते हैं हम, हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध है। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। और कौन सा? फुटबॉल। फुटबॉल भी दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। तो ये खेल हैं, ये तीनों। तो हम याद रखेंगे कि इन खेलों में कितनी संख्या होती है? 11। हमारा फेवरेट गेम है, इसकी तो हमें संख्या याद ही रहती है हमेशा कि 11 है। तो हम इन दोनों की संख्या भी याद कर लेंगे क्योंकि ये भी बहुत प्रसिद्ध खेल है। तो हो गया क्या? फुटबॉल 11, हॉकी 11, क्रिकेट 11। कितने हो गए? और सबसे ज़्यादा हम देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा क्रिकेट मतलब संख्या किसकी है पता करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? फुटबॉल वाले की, रग्बी फुटबॉल की। किसकी? रग्बी फुटबॉल की। तो हमें कितने याद हो गए? हमें 4 याद हो गए। कौन कौन से? रग्बी फुटबॉल में 15, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11, क्रिकेट में 11। जो ज़्यादा प्रसिद्ध है भाई हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इनमें 11। सबसे ज़्यादा रग्बी फुटबॉल में कितने? 15। अब हम इन्हें एक ट्रिक के द्वारा याद। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो टेनिस, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस। देखो लॉन टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन, इसमें तो हमें पता ही होता है कि 1 और 2 क्या होता है? 1 या 2। अब हम इसे ट्रिक के द्वारा याद करते हैं। P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोला। P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोला।
पी मतलब पोलो, पी मतलब क्या? पोलो। पोलो में कितने? 4 खिलाड़ी, ये 4 लिखा है, यहाँ लिख लेंगे। पी मतलब पोलो, 4 मतलब 4 खिलाड़ी। बास्केट में उसके बाद एक बढ़ा देंगे, 5 खिलाड़ी, बास्केट में 5 खिलाड़ी। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी? इसमें एक बढ़ा देंगे, 6 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी? 6 खिलाड़ी। नेट बॉल में कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी? 8 खिलाड़ी। और खेल से मतलब खो से खो खो कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। अब देखो हमारा ये नेट बॉल हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, खो खो हो गया, और कौन सा हो गया? वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, और पोलो हो गया। अब हम नेट बॉल से याद करेंगे, इसमें 2 और होंगे, कौन कौन से? वाटर पोलो, और दूसरा कौन सा होगा? कबड्डी। कबड्डी में तो सभी को पता होता है कि कितने खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि कबड्डी तो सबका मनपसंद गेम है। तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी। पोलो, वाटर पोलो में कितने? 7 खिलाड़ी। और पोलो में कितने? 4 खिलाड़ी। नेट बॉल में 7 खिलाड़ी। तो ये नेट बॉल, वाटर पोलो, कबड्डी में कितने हो गए? 7 खिलाड़ी। और खो खो और बेसबॉल, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी। खो खो और बास्केटबॉल में 9 खिलाड़ी। इस तरीके से हम याद कर लेंगे। समझ में आया? इस तरीके से हम क्या करेंगे? याद कर लेंगे। पोलो में 4 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, नेट बॉल में 7 खिलाड़ी, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी, और नेट बॉल, वाटर पोलो और कबड्डी में तीनों में 7 खिलाड़ी, खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी। अब हम पढ़ेंगे क्या? कुछ प्रसिद्ध देशों के राष्ट्रीय खेल। कुछ प्रसिद्ध देशों के राष्ट्रीय खेल। अब सबसे पहले हम यही फिर देखेंगे कि कौन कौन से खेल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन कौन से? क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। तो हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? हॉकी से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। हमारे देश का और किसका? इसे कहना तो नहीं चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान का भी। किसका? पाकिस्तान का। हॉकी किसका? हमारे देश का और पाकिस्तान का क्या? राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट, क्रिकेट कहाँ का है? इंग्लैंड का है और ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है? इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का। फुटबॉल कहाँ का है? ब्राजील का और फ्रांस का। कहाँ का है? ब्राजील का और फ्रांस का। बुल फाइटिंग, अब ये कुछ प्रसिद्ध गेम है। बुल फाइटिंग स्पेन का, रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का, जूडो जापान का, और आइस हॉकी कहाँ का है? कनाडा का। कहाँ का है? कनाडा का। अब हम आगे आते हैं। अब भारत के पड़ोसी देश देखते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में कौन कौन से गेम खेले जाते हैं? तो फुटबॉल, भूटान। भूटान कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? पहले तो ये देखो, भूटान है, बांग्लादेश है, चीन है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, नेपाल है। तो देखो भूटान में कौन सा गेम खेला जाता है? तीरंदाजी। तीरंदाजी को हम आर्चरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्चरी। तो भूटान में कौन सा खेला जाता है? कौन सा नेशनल गेम है इनका? तीरंदाजी, आर्चरी। और बांग्लादेश का कौन सा है? कबड्डी। कौन सा है? कबड्डी। चाइना का टेबल टेनिस, श्रीलंका का वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल। और अभी हमने पढ़ा था वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी? वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी? 6 खिलाड़ी। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में है बुजकाशी। कौन सा? बुजकाशी। आपको पता है ये बुजकाशी कैसा गेम होता है? बुजकाशी में क्या करते हैं, एक बकरी का मृत शरीर रख लेते हैं बीच में, और फिर उसके चारों ओर घोड़ों से दौड़ की जाती है उस मृत शरीर को लेने के लिए। ये होता है बुजकाशी। और नेपाल, नेपाल का क्या होता है? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल से पहले नेपाल में 2017 से पहले कौन सा गेम था? डंडी वियो। डंडी वियो पहले ये गेम था नेपाल का, पर 2017 के बाद उसने अपने नेशनल गेम चेंज करके क्या कर दिया है? वॉलीबॉल। अब कुछ प्रमुख तथ्य।
कामला, कामला कहाँ का गेम है? कर्नाटक का। कहाँ का गेम है? कर्नाटक का। जलीकुट्टू, जलीकुट्टू तमिलनाडु का। और ये करंट अफेयर में बहुत रहा है इस बार, इसमें बहुत मतलब इसमें कोर्ट में केस भी चला है इसके ऊपर, तो इसे तो खास ध्यान रखना है। पूछ सकते हैं इसका कि जलीकुट्टू कहाँ का खेल है? तमिलनाडु का। शतरंज को और क्या कहते हैं? चतुरंग। क्या कहते हैं? चतुरंग। क्या कहते हैं? चतुरंग। आप देखो किट-किट, कबड्डी कबड्डी, चेंडू गुड्डू, हुतुतु, हाडुडू, ये कौन से खेल से संबंधित है? कबड्डी के खेल से संबंधित है। कौन से सब देखो कौन कौन से? किट-किट, कबड्डी, चेंडू गुड्डू, हुतुतु, हाडुडू, सब किस खेल से संबंधित है? कबड्डी खेल से संबंधित है। कबड्डी में आँख, हाथ और पैर का जबरदस्त तालमेल रखना पड़ता है। किसमें? कबड्डी में आँख, हाथ और पैर का जबरदस्त तालमेल रखना पड़ता है। आज हमारी वीडियो यही समाप्त हो रही है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम इसी का एक पार्ट और पढ़ेंगे और उसमें मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊंगी। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, अपनी पर्यावरण की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इससे आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।